हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीबीएच क्लासेस। और आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इसकी काफ़ी वेटेज है इस अकेले चैप्टर की। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू। विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कॉपर की इलेक्ट्रोड को मेजर करने के लिए जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना वो करेक्ट बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम हाफ सेल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो अगर हमें किसी एक की मेजर करनी होती है तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE यूज़ करते हैं। वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, प्लेटिनम एज एन इनर्ट इलेक्ट्रॉन, H2 changes to H positive, that means oxidation हो रही है, loss of electron. Copper to positive changes to copper, reduction हो रही है, means ये oxidation half cell ये हमारी लेफ्ट साइड पे दे रखे हैं और रिडक्शन हाफ सेल राइट साइड पे दे रखे हैं। और ये जो बीच में है डबल लाइंस बनाई हुई ये हमारे पास होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन अगर ढूंढनी है तो इन्होंने वैसे तो सब लाइक सिमिलर दे रखा है, लेकिन अगर उन्होंने स्टैंडर्ड बोला है तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस पता होने चाहिए। दैट इंक्लूड कि हमारे पास 1 बार प्रेशर होना चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए आयंस की, एंड 298 केल्विन मस्ट बी द टेम्परेचर। तो वही अब हमें चेक करना है। सो यहाँ पे 0.1 बार है तो ये तो ऑप्शन गलत है हमारे पास। यहाँ पर 2 मोलर कंसंट्रेशन है, 1 मोलर होनी चाहिए। लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो 1 बार प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन बताई गई है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया और हमें अब इस इक्वेशन को ग्राफ की फॉर्म में चेंज करना है। राइट, तो अगर हमें इसका ग्राफ ढूंढना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स हमें इसको जो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें ग्राफ्स में, सभी ग्राफ्स में अगर हम देखेंगे तो y एक्सिस पे जो है हमारे पास mg2 पॉजिटिव टू mg और x एक्सिस पे log mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो y साइड पे तो हमारे पास ये ऑलरेडी है। राइट, तो अब हम राइट साइड पे सब चेंजेस करेंगे। दिस इज द इक्वेशन, इसको हम फिर से लिख लेते हैं एक बारी। E mg2 पॉजिटिव mg इज इक्वल्स टू E नॉट mg2 पॉजिटिव चेंजेस टू mg माइनस 0.059/2 log 1/mg2 पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ में देखा है कि x एक्सिस में जो है 1/mg2 पॉजिटिव नहीं है बल्कि log ऑफ mg2 पॉजिटिव है। दैट मीन्स हमें इसको चेंज करना है इस फॉर्म में। तो हमारे पास आइडेंटिटी है दैट log ऑफ 1/a इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ a। वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देंगे। फाइन, सो लेट्स अप्लाई इट। E mg2 पॉजिटिव टू mg इक्वल्स टू E नॉट mg2 पॉजिटिव mg। और जब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो वो इस माइनस माइनस के साथ होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 0.059/2 log mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। फाइन, तो इसकी फॉर्म में अब हम इसको अरेंज करते हैं। तो 0.059/2 log mg2 पॉजिटिव प्लस E नॉट mg2 पॉजिटिव टू mg। सो दैट मीन्स हमारे पास y, ये है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। मीन्स हमारे पास जो है अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। y एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, ये E mg2 पॉजिटिव mg जो हमारे पास ऑप्शंस में एवरी ग्राफ में हमारे पास यही है, एंड ऑन द x एक्सिस log ऑफ mg2 पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्लोप, तो क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, दैट मीन्स हमारे पास ग्राफ की जो लाइन है वो ऐसे जाएगी, ऊपर को जाएगी। राइट, तो दैट मीन्स इन ऑप्शंस में थे एक तो हमारे पास C ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और D ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो हमें A और B ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहा है E नॉट mg2 पॉजिटिव, तो उतना ही इंटरसेप्ट हमें कंसीडर करते हुए ग्राफ में
ऐसे बनेगा हमारे पास ग्राफ। तो ये होगा हमारे पास इंटरसेप्ट E0 mg टू पॉजिटिव mg, और इसकी हमारे पास स्लोप होगी 0.059/2। फाइन, ऐसे हमने इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कर लिया। सो देयरफॉर हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following statement is correct? E cell and delta G of cell reaction both are extensive properties. So this question is based on the concept of extensive and intensive properties. So students, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने concepts revise करने होंगे कि जो intensive properties होती हैं, intensive properties अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रखिए intensive, and वो होती हैं independent. Intensive independent of what? Of either number of particles, या तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इंडिपेंडेंट होती हैं या फिर उनके मास और साइज व्हाटएवर, उन पे ये डिपेंड नहीं करती हैं। लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और देयर मास और साइज। ठीक है, तो हमने ये पहले कर रखा है कि जो ई सेल होता है, सेल का ईएमएफ ढूंढना होता है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो एक सेल की पूरे की किसी मटेरियल की पूरी बल्क प्रॉपर्टी है। इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ये नॉन एडिटिव होती है। ठीक है, नॉन एडिटिव होती है, आपको ये याद रखना है। और जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होती है, दैट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास, दैट इज़ -NF E सेल E0 सेल। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी while delta G of cell reaction is an extensive property. Correct option is option 3. Fourth question, the difference between the electrode potentials of two electrodes when no current is drawn through the cell is called. Means हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है when no current is drawn, जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, जब करंट की मूवमेंट नहीं हो रही है ना स्टूडेंट्स, तो इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम सेल ईएमएफ बोलते हैं। ये हमने किया है, सेल ईएमएफ बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। अगर तो फ्लो हो रहा है, करंट ड्रॉ हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। अगर नहीं हो रहा है देन इट इज सेल ईएमएफ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following statement is not correct about an inert electrode in a cell? इनर्ट इलेक्ट्रोड, हमें पता है इनर्ट इलेक्ट्रोड का रोल होता है जहाँ तो वो सरफेस प्रोवाइड करती है रिएक्शन के लिए या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हेल्प करती है। सो हम ऑप्शन से एनालाइज करते हैं कि कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट में कह रहे हैं डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, बिल्कुल अगर वो इनर्ट है तो वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन रिएक्शन। यस, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लें हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, उसमें हम उसको आइदर ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं और रिडक्शन के लिए, और उसके साथ में दूसरे हाफ सेल में जो भी होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल कॉपर की या जिंक की, उसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना होता है। दैट मीन्स उसमें आइदर ऑफ दीज टू होती है। थर्ड, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ये उसका एक रोल है। जो भी इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है उनको कंडक्ट करवाने में बिल्कुल इनर्ट इलेक्ट्रोड का रोल होता है। फोर्थ ऑप्शन, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ये गलत है क्योंकि हमने सेकंड ऑप्शन में तो पढ़ा है आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसमें तो दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, इकट्ठे वो रिडॉक्स रिएक्शन को लिए रिएक्शन के लिए सरफेस वो नहीं प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई हमारे पास फोर्थ है जो करेक्ट है, बिकॉज दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. An electrochemical cell can behave like an electrolytic cell when, तो हमें यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके जनरल डिफरेंस की बात करें तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका रोल होता है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इसका ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शंस। फर्स्ट में दे रखा है ई सेल 0 और हमारे पास फोर्थ में दे रखा है ई सेल इज इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल। इन दोनों केसेस में करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सेल। यहाँ पर भी नो करंट विल बी देयर, यहाँ पर तो बैटरी हम कहेंगे डेड ही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहाँ पर भी नो करंट विल फ्लो। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से अगर हम देखेंगे तो जब तो सेल का खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाहर वाला जो एक्सटर्नली हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली अप्लाई कर रहे हैं, अगर सेल का खुद का ज़्यादा है तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गैल्वेनिक सेल हमने स्टडी किया उसकी रिएक्शंस, राइट। लेकिन अगर जो हम बाहर वाला अपोजिंग एक्सटर्नल अपोजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए ना, इन दैट केस वो सेल कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, फिर वो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Now let's move to 7th question. Which of the statements about solutions of electrolytes is not correct? इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन होगा हमारे पास, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि उनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस। बिल्कुल, यहाँ पर हम मोबिलिटी स्टडी करते होते हैं कि जिसका जितना साइज छोटा होगा वो उतना इजीली मूव कर पाएगा, ठीक है। मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एक्चुअली मीन्स जितना ज़्यादा साइज उतनी कम मोबिलिटी होगी, तो कंडक्टिविटी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड ऑप्शन, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन। बिल्कुल, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी विल बी लेस, कंडक्टिविटी विल बी लेस, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया हमारे पास। बिल्कुल, क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी, मीन्स उसकी मोबिलिटी एक तरह से डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर किसी सोल्यूशन की कम विस्कोसिटी है तो उतनी अच्छी उसकी कंडक्टिविटी होगी। यहाँ पर ध्यान रखना, इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी करेक्ट है। देन थर्ड में क्या रखे, कंडक्टिविटी जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस। और फोर्थ में है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। यस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आयंस की मूवमेंट और ज़्यादा होगी और सोल्यूशन की कंडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, मींस कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, फाइन। लेकिन थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि जो सॉल्वेशन ऑफ आयंस है उस पर कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। सॉल्वेशन ऑफ आयन से हमारा मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं नॉर्मल स्टेट में अगर हमारे पास ए पॉजिटिव आयन है और एक बी पॉजिटिव आयन है, और वैसे इनका साइज में बी पॉजिटिव जो वो ए से ग्रेटर है। सॉल्वेशन का मीन्स है कि जब हम इसे एक्वस वाटर में ले जा रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने ये किया है अपने लास्ट क्लास में कि जो जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा जिस आयन का, उसकी उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन होगी, मोर हाइड्रेशन, दैट मीन्स ए की ज़्यादा हाइड्रेशन होगी। अब ए की ज़्यादा हाइड्रेशन होने से इसका मतलब क्या है, मीन्स इसके साथ और वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच कर जाएंगे, फाइन। तो इसका जो साइज वो इंक्रीज हो जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो बी से ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स कि सॉल्वेशन के बाद अपॉन सॉल्वेशन ए पॉजिटिव का साइज बी से बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स इन दैट केस कंडक्टिविटी अब बी पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सॉल्वेशन ऑफ आयंस पर भी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, फाइन। तो इन्होंने कहा कि डज नॉट डिपेंड है, तो हमारे पास थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइन। सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट टू 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।